ट्यूशन टीचर। हम पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर क्लास 7th ICSE। एटमॉस्फेयर होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। हाँ, तो देखिए, एटमॉस्फेयर में हमने एक नोट्स बना दिया इस चैप्टर का। इतना ही आप लोगों को लर्न कर लेना है, एकदम रट लेना है, और इसी से पूरा पेपर आपका हो जाएगा। चलिए शुरू कर देते हैं। एटमॉस्फेयर होता क्या है? तो एटमॉस्फेयर द एनवलप ऑफ एयर which surrounds the earth is called atmosphere. It is held to earth due to gravity. ये ग्रेविटी की वजह से एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। हाइट 1600 किलोमीटर फ्रॉम द मीन सी लेवल। कंपोजिशन क्या होता है? गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है 78%, ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78%। सबसे हाईएस्ट जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। अदर गैसेस भी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। On the basis of composition, density and temperature, atmosphere can be divided into 5 layer। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब हम एक एक करके देखेंगे। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, मेसोस्फेयर क्या होता है, थर्मोस्फेयर क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम ट्रोपोस्फेयर से शुरुआत करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, नीचे से ये देखिए, ये डायग्राम है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होती है वो पोल पे होती है 8 किलोमीटर और इक्वेटर पे होती है 18 किलोमीटर। तो पोल क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, अर्थ पे ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, तो इस वाले पॉइंट को पोल कहते हैं। और ये एक एक्सिस होती है जो कि इमेजिनरी लाइन होती है, ये भी, इसको इक्वेटर कहते हैं। तो जो ट्रोपोस्फेयर होता है ना, वो पोल पे यहाँ पे दैट इज़ 8 किलोमीटर और इक्वेटर पे दैट इज़ इस वाली लाइन पे 18 किलोमीटर तक होता है। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी, वो ये है टेम्परेचर। देखो, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है कि अगर हाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, होगा ये कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में आप लोग, हाँ, ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब हाइट जो है इंक्रीज होगी। ये जो सिंबल है, ये एरो अप की तरफ जो है, इसका मतलब हाइट अगर इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ट्रोपोस्फेयर में हाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और ये जो ट्रोपोस्फेयर होता है उसमें वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल होता है। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। और यहाँ पे जो हैपनिंग होती है, क्लाउड, लाइटनिंग, वेदर, ये सारे फिनोमेना इस ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। ठीक है। अब ट्रोपोस्फेयर के बाद में आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बीच में जो ये जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज बोलते हैं इसको, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो इसका डिवाइडर है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपोस्फेयर के बाद ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोपॉज, मेसोस्फेयर के बाद में मेसोपॉज में, और थर्मोस्फेयर के बाद में थर्मोपॉज। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, हाँ, ट्रोपोस्फेयर हो गया। ट्रोपोस्फेयर में हमने क्या क्या जाना?
ये पोल पे इसकी हाइट 8 किलोमीटर, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर होती है ट्रोपोस्फेयर में की हाइट। इसमें क्या होता है, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, यानी कि जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा। और इसमें क्या क्या कौन कौन सी गैसेस होती हैं बेसिकली, तो वाटर वेपर होता है और डस्ट पार्टिकल होता है। क्लाउड यहीं पे होता है, लाइटनिंग ट्रोपोस्फेयर में ही होती है, और जितने वेदर फिनोमेना होते हैं ये भी आपके ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। नंबर सेकंड आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की जो हाइट होती है वो 50 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल, मीन सी लेवल होता है। इसकी हाइट 50 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। अब यहाँ पे देखो क्या क्या होती है, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे आप स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। ये देखिए टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे आप हाइट, ये देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हाइट इंक्रीज़, आपका मतलब एरो अप है, इसका मतलब एरो की डायरेक्शन ऊपर है, मतलब हाइट बढ़ेगी, तो टेम्परेचर की भी डायरेक्शन ऊपर है, इसका मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। ये शॉर्ट फॉर्म है तैयार करने का। अब देखो, लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर हैज़ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। अब स्ट्रेटोस्फेयर का जो लोअर पार्ट है, मतलब सबसे निचले वाला पार्ट, यहीं पे ओजोन जो है पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो गया, ओजोन लेयर किस लेयर में पाई जाती है, ओजोन किस लेयर में पाई जाती है, तो ओजोन पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर लेयर में। तो लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर हैज़ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, इस बात को भी हम लोग जान गए। जेट प्लेन फ्लाई इन दिस लेयर, और जो जेट प्लेन है ना वो इसी लेयर में फ्लाई उड़ता है, जेट प्लेन इसी लेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं। हाँ, और स्ट्रेटोस्फेयर के बाद में आता है मेसोस्फेयर, और मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपाज। तो ये वाली लाइन हो गई हमारी स्ट्रेटोपाज, ये वाली लाइन हमारी हो गई स्ट्रेटोपाज। ठीक है, अब मेसोस्फेयर देख लेते हैं। मेसोस्फेयर की हाइट होती है 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। मेसोस्फेयर की हाइट 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर थर्ड पार्ट वाले में अगर आप हाइट बढ़ेगी, मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। पहले में क्या हो रहा था, हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर डिक्रीज़। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा था, हाइट बढ़ रही थी तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था, जबकि फर्स्ट वाले में टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा था। थर्ड वाले में भी टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा मेसोस्फेयर में। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर से मेसोस्फेयर वाले पार्ट में जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा एंड रीचेस टू -100 डिग्री सेल्सियस, और इस मेसोस्फेयर में टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है एट अबाउट 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर ऊपर जब जाएंगे, यहाँ पर 80 किलोमीटर तक, मतलब इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है वो -100 डिग्री तक, -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है, एट अबाउट 80 किलोमीटर। दिस इज़ द कोल्डेस्ट लेयर। आपको ये भी ध्यान रखना है, जो मेसोस्फेयर है ये कोल्डेस्ट लेयर है। मेसोस्फेयर कौन सी लेयर है, कोल्डेस्ट लेयर है आपकी मेसोस्फेयर। और हाँ ठीक है, मेट्रियोज बर्न्स अप इन दिस लेयर, और जो हमेशा जो है अर्थ की तरफ जो मेट्रियोस आते रहते हैं वो इसी लेयर में, मेसोस्फेयर में मेट्रियोस जो है वो बर्न हो जाते हैं, मतलब अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, नंबर फोर्थ हम आते हैं थर्मोस्फेयर पे। थर्मोस्फेयर क्या होता है, 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। इसमें क्या होता है, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी मतलब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता जाएगा। देखो एक बात ध्यान रखना, पहले वाले में हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर डिक्रीज, सेकंड वाले में हाइट इंक्रीज़ होने पे टेम्परेचर इंक्रीज़, थर्ड वाले में हाइट इंक्रीज़ होने पर टेम्परेचर डिक्रीज़। समझ रहे हैं बात को, तो मतलब केवल सेकंड और फोर्थ वाले में जब हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो अब हम देखते हैं थर्मोस्फेयर में क्या होता है, अगर हाइट इंक्रीज़ हो रही है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा एंड रीचेज अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस। 1500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर
लोअर पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड आइनोस्फेयर। अब ये जो थर्मोस्फेयर का लोअर पार्ट है इसको हम बोलते हैं आइनोस्फेयर। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आइनोस्फेयर क्या होता है, तो हम बोलेंगे लोअर पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड आइनोस्फेयर एज इट आयोनाइज द मॉलिक्यूल। आइनोस्फेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल आयनाइज्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे आइनोस्फेयर में होता क्या क्या है, रिफ्लेक्ट लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव, ये रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है, रेडियो वेव को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है बैक टू अर्थ, और अर्थ पे भेज देता है। हेल्प्स इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होती है। नंबर 5, एक्सोस्फेयर क्या है, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर फाउंड हेयर। तो यहाँ पे कौन कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन और हीलियम, और इसमें भी वही बात है कि हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ेगा एंड रीचेज टू 4500 डिग्री सेल्सियस। तो अब सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे, हाईएस्ट टेम्परेचर एक्सोस्फेयर, कोल्डेस्ट लेयर मेसोस्फेयर, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस लेयर का इंपॉर्टेंस क्या है, और हाँ ये जो पीडीएफ मैंने बनाई है ये पीडीएफ में उसमें डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंस इसकी क्या क्या है, इंपॉर्टेंस लेयर की, हेल्प इन चेंज ऑफ वेदर को चेंज करने में हेल्प करता है। शील्ड अस फ्रॉम मिट्रियोस, ये मिट्रियोस से शील्ड करता है हम लोग को, जैसे हमने पढ़ा जो कोल्डेस्ट लेयर है मेसोस्फेयर, मिट्रियोस वहीं पे बर्न हो जाते हैं, अर्थ तक आ ही नहीं पाते, तो इसमें भी शील्ड करता है। उसके बाद लोअर लेयर हैज़ ऑक्सीजन, और लोअर लेयर में क्या होती है, दैट मीन ट्रोपोस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, विच इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, और जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उसको प्रोटेक्ट करता है ओजोन, जो कि हमारे सेकंड लेयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट में ओजोन लेयर पाई जाती है, और ये ओजोन लेयर क्या करता है कि सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर आउट कर देता है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। उसके बाद में हम आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, हम इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो अ ग्रीन हाउस इज अ ग्रीन हाउस इज अ ग्लास हाउस यूज्ड इन कोल्ड एरियाज टू प्रिजर्व हीट एंड दस टू ग्रो प्लांट। क्या करते हैं, कोल्ड एरियाज में ग्रीन हाउस होता क्या है, तो ग्रीन हाउस एक ग्लास का हाउस होता है, वो इस टाइप का आपको दिख रहा होगा, ये ग्लास का बनाया जाता है, जिससे होता क्या है, सन रेज इसमें आती हैं और ट्रैप हो जाती हैं, और उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि प्लांट को प्रिजर्व करने में आसानी होती है। तो हम इसको रीड कर लेते हैं। द ग्लास अलाउज शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन टू इंटर द ग्रीन हाउस बट डज नॉट अलाउ लॉन्ग वेव रेडिएशन टू मूव आउट। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस पार्ट में हमको क्या लिखना है, क्या याद करना है, वो एक बार देख लीजिए। इसमें हमें ग्रीन हाउस एक ग्लास का हाउस होता है कोल्ड एरियाज में। ये क्या करता है, तो द ग्लास यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। द ग्लास अलाउज शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन टू इंटर द ग्रीन हाउस बट डज नॉट अलाउ लॉन्ग वेव रेडिएशन टू मूव आउट। Thus the air temperature inside a greenhouse is more than the air temperature outside। तो इससे होता क्या है, कोल्ड एरियाज में जो अंदर का हमारा टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड है। इससे होता क्या है कि जो एनर्जी है, जो प्लांट है, वो अच्छी तरह से बढ़ते हैं, मतलब उनको एनर्जी मिलती रहती है। A part of the sun energy which is emitted as heat radiation or heat energy reaches the earth's surface. A part of this heat energy is absorbed and retained by the earth's surface. उसी तरह से जो सन रेज हैं मतलब जो हीट एनर्जी है वो हमारे अर्थ तक आती है और अर्थ उसको एब्जॉर्व कर लेता है। While some of the absorbed heat re-radiated by the earth into the space, और कुछ जो
हीट वेव होती हैं वो क्या कर कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ री रेडिएट हो जाती हैं अर्थ, वो स्पेस में भेज दी जाती हैं। देयर इज अ एनर्जी बैलेंस बिटवीन द हीट एनर्जी दैट रीचेज द अर्थ सरफेस एंड द हीट एनर्जी दैट इज री रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ इनटू द स्पेस। दिस एनर्जी बैलेंस डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस। अब कुछ जब सन से रेज आई तो कुछ हीट एनर्जी अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ एनर्जी को उसने री रेडिएट कर दिया एटमॉस्फेयर में, तो इसका एक बैलेंस बना होता है जिससे कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। दिस एनर्जी बैलेंस डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस विद इन अ रेंज इन विच ऑल फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी सर्वाइव। ये ग्रीन हाउस के बारे में हो गया, ठीक है। तो ग्रीन हाउस क्या है? A greenhouse is a glass house used in cold areas to preserve heat and thus to grow plant. The glass allows short wave solar radiation to enter the greenhouse but does not allow long wave radiation to move out. Thus the air temperature inside a greenhouse is more than the air temperature outside. अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम है, वो साइंटिस्ट हैं अ फ्रेंच साइंटिस्ट जे फोरियर, और इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी ये अर्थ है ये एग्जैक्टली इस ग्रीन हाउस की तरह से है। हमारी जो अर्थ है वो एग्जैक्टली इस ग्रीन हाउस की तरह से। किसने बताया? वो जे फोरियर ने। एज्यूम द अर्थ एज अ जायंट ग्रीन हाउस, उन्होंने बताया कि जायंट ग्रीन हाउस है ये, सॉरी उन्होंने क्या बताया कि अर्थ जो है एक जायंट ग्रीन हाउस है। द अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप द हीट एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट्स द अर्थ एंड बिकमिंग टू कोल्ड एट नाइट। उन्होंने बताया जे फोरियर ने, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, कि अर्थ हमारा एक जायंट ग्रीन हाउस है जो कि अर्थ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और रात को बहुत ज़्यादा कोल्ड होने से बचाती है। तो अब इसमें ग्रीन हाउस क्या है? तो द अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप द हीट एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट्स द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू कोल्ड एट नाइट। दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अब हम इसमें फिर से अपने नोट्स पे चलते हैं। हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। द अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप द हीट एनर्जी दैट कम फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू कोल्ड एट नाइट। दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये आपको रट लेना है बिल्कुल डिक्टो। The gases which absorb the heat energy are called greenhouse gases. उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। द gases which absorb the heat energy, जो गैस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इस बात को याद रखिएगा। अब हम ग्रीन हाउस गैसेस में देख लेते हैं क्या, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है। क्यों? क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, जो कि AC से निकलता है, AC और रेफ्रिजरेटर से, ये भी हमारा ग्रीन हाउस है। मीथेन CH4, ये भी हमारा ग्रीन हाउस है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटर वेपर इज आल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। आपको 4 ऑप्शन दे सकता है कि इसमें कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है या गैस है, तो वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग में देख लेते हैं हम लोग। द एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज द हीट एंड कॉज राइज इन एयर टेम्परेचर। इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में, जो ग्रीन हाउस गैस है वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और जो है हीट इंक्रीज़ कर देती है और उसके टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। हीट इंक्रीज़ कर देती है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसको एज इट इज़ आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। मेजर एक्टिविटी ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर। कौन कौन सी मेजर एक्टिविटी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो एग्रीकल्चर, एनर्जी यूज़, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन तो इज़ अ बिग कंसर्न। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग से? तो कोई 3 इम्पैक्ट, वैसे उसमें बहुत सारे इम्पैक्ट दिए हैं, आप लोग रीड कर सकते हैं, लेकिन मैंने 3 यहाँ पे लिखे हैं। राइज इन सी लेवल, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी
हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भैया ग्लेशियर मेल्ट होगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, आइस कैप्स एंड आइसबर्ग विल लीड टू राइज इन सी लेवल। इससे क्या होगा, सी लेवल इंक्रीज होगा एंड फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरियाज, और कोस्टल एरियाज में फ्लड आ जाएगा। कोस्टल एरियाज क्या होता है तो जानते हो, जैसे कि ये इंडिया का मैप है, इस तरफ ओशियन है, तो ये एरिया कोस्टल एरियाज बोले जाते हैं। अब हम देखते हैं, ठीक है, चेंज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी चेंज होता है इसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। क्यों, अफेक्ट द वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन हो नहीं पाती है उतनी ज़्यादा, तो ये एग्रीकल्चर को भी इफेक्ट करता है। और क्या करता है, इंक्रीज इन इवेपोरेशन रेट, अगर हीट ज़्यादा है, टेम्परेचर जाता है, तो जाहिर सी बात है इवेपोरेशन रेट भी ज़्यादा होगी। इससे होगा क्या, इससे ये होगा द वाटर इन लेक एंड रिवर वुड इवेपोरेट फास्टर, वाटर, लेक और रिवर जल्दी से जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगी। आप कैस्पियन सी ले लो, कैस्पियन ले लो, कैस्पियन सी या बुलर ले लो आप जम्मू कश्मीर की, ये सारी की सारी जो है अगर हीट बढ़ेगा तो जल्दी से जल्दी सूख जाएंगी। ये मैंने 3 इम्पैक्ट लिखवा दिए। अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को मैंने यहाँ पे लिख दिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पक्का आपको रटा होना चाहिए। क्या मेजर्स लिया जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए, तो पहला, यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स इन प्लेस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, हमें कोई अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स को यूज़ करना चाहिए पेट्रोलियम और कोल के अलावा, ठीक है। जैसे कि इस समय हाइड्रोजन से बसें चल रही हैं, है ना, और इथेनॉल भी पेट्रोल में मिक्स करके दिया जाता है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सब का यूज़ किया जाए, कोल और पेट्रोलियम का यूज़ कम किया जाए। प्लांटिंग मोर ट्रीज इन डिफॉरेस्टेड एरिया, जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, पेड़ को काट लिया गया है, वहाँ पे फिर से प्लांटेशन किया जाए। और क्या कर सकते हैं, रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड यूज्ड टू ग्रो क्रॉप, जो फार्मर्स होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनको केमिकल और फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स इनके यूज को कम करना चाहिए। केमिकल्स ज़्यादा डाल देते हैं, नहीं डालना चाहिए। फर्टिलाइजर्स भी कम करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड मतलब कीड़ों को मारने वाली जो दवा होती है वो भी कम डालनी चाहिए। इससे भी क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। रिड्यूक्शन इन डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काटना नहीं चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, मतलब पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, उसमें काटने के जो हमारा रेट है उसको कम करना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं ओजोन डिप्लेशन, तो ओजोन की बात करते हैं। ओजोन भी कम होते जा रहे हैं इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और ओजोन कम होंगे, ओजोन होल अगर हो गया तो क्या होगा, ओजोन होल से ये होगा कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज वो एब्जॉर्ब कर लेता है ओजोन, वो सीधे अर्थ पे आएंगी। अर्थ पे आएंगी तो क्या होगा, कैंसरस डिजीज़ होगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, सी लेवल बढ़ेगा, बहुत से रीजन होते हैं। अब ओजोन की बात करें, जैसे हमने पढ़ा था कि ओजोन किस लेयर में है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन किस लेयर में है, स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद में स्ट्रेटोस्फेयर आता था, और स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन है, नियर अबाउट 90% वहीं पे है। अब ओजोन की और बात कर लें। ओजोन को जो थिकनेस है ना वो 2.9 mm है, 2.9 मिलीमीटर है थिकनेस ओजोन की। अब ओजोन को मेजर किस में किया जाता है, तो इसको बोलते हैं डॉब्सन, डॉब्सन यूनिट या DU शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ओजोन को किस में मेजर किया जाता है, डॉब्सन यूनिट या फिर DU। और 1 DU इज इक्वल टू होता कितना है, तो ये भी ध्यान रखना है, 0.01 mm थिक ओजोन एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम प्रेशर। मरकरी कॉलम प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो 1 DU होता है वो 0.01 mm थिकनेस होता है। और हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट मीन्स स्ट्रेटोस्फेयर में जो थिकनेस है वो 2.9 mm है, ठीक है। अब 220 DU इज़ नॉर्मल, अगर 220 DU है मतलब डॉब्सन यूनिट, तो हम बोलेंगे ठीक है ओजोन लेयर नॉर्मल है। बट अगर बिलो 220 DU हो गया डॉब्सन यूनिट,
इससे कम ओजोन लेयर हो गई तो अब हम उसको बोलेंगे ओजोन होल। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि ओजोन होल क्या होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बिलो 220 डाप्सन यूनिट ओजोन इज नोन एज ओजोन होल। अब ओजोन का काम क्या है? ओजोन क्या करती है? एब्जॉर्ब्ड हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन जो है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये इतनी बात आपको ओजोन के बारे में पता होना चाहिए। फिर से चलो हम ओजोन लेयर एक बार डिफाइन कर दें, ओजोन होल को। तो ओजोन होल क्या होता है? तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, इसी को हम ओजोन होल बोलते हैं। और डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर होगा कब? जब इसकी जो है 220 से बिलो हो जाएगी, 220 से बिलो हो जाएगी। अब इससे होता क्या है? इससे होता ये है, दिस कैन कॉज अ सीरियस डैमेज, इससे सीरियस डैमेज होगा। क्या? इंक्रीज इन स्किन कैंसर, स्किन कैंसर होगा, आई कॉन्ट्रैक्ट होगा, इम्यून डिफिशियंसी होगी और रिस्पिरेटरी इलनेस होगी। इतनी प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर अल्ट्रावायलेट रेज सीधे अर्थ पे आई तो। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या? उसी का अगला पार्ट, पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो नंबर फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। ये कहाँ पे यूज होता है? यूज्ड एज कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, AC में यूज होता है एंड फायर एक्सटिंग्विशिंग में यूज होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस है ओजोन लेयर के लिए, ये जो पॉल्यूटेंट है ये मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लेशन। हाइड्रोकार्बन भी रिस्पॉन्सिबल है फ्रॉम फोसिल फ्यूल, फोसिल फ्यूल से जो हाइड्रोकार्बन निकलते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है। अब सबसे ज़्यादा ओजोन का डिप्लेशन हुआ कहाँ पे? सबसे ज़्यादा ओजोन का डिप्लेशन हुआ अंटार्कटिक रीजन में ड्यूरिंग स्प्रिंग, अंटार्कटिक रीजन ड्यूरिंग स्प्रिंग में। ऑलमोस्ट नील एबव द इक्वेटर। सबसे अच्छी बात यह है कि इक्वेटर पे डिप्लेशन जरा सा भी नहीं हुआ है ओजोन का। अब प्रिवेंशन, इससे बचा कैसे जा सकता है? इन सितंबर, तो एक मीटिंग हुई थी इन सितंबर 1987, 34 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन साइंड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपसे पूछा जाएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो ओजोन प्रिवेंशन से रिलेटेड है। कब हुआ था? 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, कितने कंट्री आए थे? 34 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन ने साइन किया था। किस लिए साइन किया था? टू फेज आउट द यूज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, कि हम जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है उसको कम करेंगे। ये 34 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन ने डिसाइड किया था और इसी को हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, व्हाट वी कैन डू टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम जो कर सकते हैं उसको देखिए। ओल्ड रेफ्रिजरेटर्स एंड AC आर सेफ्टली डिस्पोज्ड, मतलब अगर पुरानी AC या रेफ्रिजरेटर है तो उसको जो है सेफली डिस्पोज करिए। और क्या कर सकते हैं? ओल्ड इंसुलेशन फोम आर डिस्पोज्ड ऑफ एज इन्वायरमेंटली हजार्डस वेस्ट। इन्वायरमेंटली हजार्डस वेस्ट का मतलब हुआ कि जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ओल्ड इंसुलेशन फोम को हमें ऐसे इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए, इसको डिस्पोज करना चाहिए। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस शुड नॉट बी रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर, और जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज्ड नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया एटमॉस्फेयर चैप्टर क्लास 7 ओवर। अब इसके क्वेश्चन अगर हम कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, देखिए कैसे। चलिए देखिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। लिखा है इन द एटमॉस्फेयर द डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज विद इंक्रीज हाइट, तो इंक्रीज नहीं होगा, ये डिक्रीज होगा, ये होगा डिक्रीज। ठीक है, अब हम आगे देखें। ऑल वेदर फिनोमेना अकर्स इन स्ट्रेटोस्फेयर। याद करिए अभी मैंने बताया था ऑल वेदर फिनोमेना इस, बताइए देखिए ट्रोपोस्फेयर। वेदर फिनोमेना कहाँ पे होता है? ट्रोपोस्फेयर, तो इसका क्या होगा? ट्रोपोस्फेयर।
फिर हम आते हैं, अ ग्रीन हाउस इज़ अ ब्रिक हाउस। नहीं भाई, अभी जब पढ़ाया था तो आपको बताया था ग्लास हाउस होता है, ये ग्लास होता है। फिर देखिए, राइज इन सी लेवल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग विल कॉज फ्लडिंग ऑफ माउंटेन एरियाज। नहीं भाई, अभी आपको बताया था मैप बना के भी, कोस्टल एरियाज। लाइट ईयर इज यूज्ड मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन। नहीं भाई, अभी थिकनेस ऑफ ओजोन के लिए क्या बताया था, DU, डॉप्सन यूनिट। अ लाइट ईयर डिस्टेंस होता है। Which of these gases found in the lower layer of atmosphere? कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन। What is the lower part of the thermosphere called? थर्मोस्फेयर के लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, अभी आपको बताया था। थर्मोस्फेयर के लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, ये रहा थर्मोस्फेयर, और इसके लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, आइनोस्फेयर। ये देखिए आइनोस्फेयर। तो यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से क्या बोलते हैं, आइनोस्फेयर। फिर हम आते हैं, विच ऑफ दीज अ ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ दीज एक्टिविटी डू नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। कौन सी एक्टिविटी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस नहीं करती, तो एनर्जी यूज करती है भाई, कोल बर्न होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। एग्रीकल्चर में भी इंसेक्टिसाइड और ये सब पड़ता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी होता है। तो किस में नहीं करेगी, एफोर्सेशन, मतलब पेड़ लगाइए, इससे ग्रीन हाउस नहीं होगा। व्हिच ऑफ दीज गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपको बताया था। राइट, ट्रू और फॉल्स। द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज यूनिफॉर्म। नहीं भैया, कैसे यूनिफॉर्म है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस। हीलियम इज फाउंड in the exosphere because it is light. Helium is found in the exosphere because it is light. True. Global warming is caused due to greenhouse effect. True. Increase in the deforestation is a way to control global warming. नहीं भैया, false. डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे कंट्रोल होगी। मैक्सिमम ओजोन डिप्लेशन अकर्स ओवर द अंटार्कटिक रीजन। अभी मैंने आपको बताया था कहाँ पे होता है, अंटार्कटिक रीजन पे होता है सबसे ज़्यादा, मैंने बताया था। और ना के बराबर कहाँ पे है, इक्वेटर पे। तो ये भी हो गया ट्रू। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। व्हाट इज़ द लेयर बियॉन्ड थर्मोस्फेयर कॉल्ड। तो थर्मोस्फेयर के बियॉन्ड जो लेयर होगी उसको क्या बोलते हैं, बताइए बताइए। व्हाट इज़ द लेयर बियॉन्ड थर्मोस्फेयर, अभी आपको बताया था, ये देखिए थर्मोस्फेयर के बाद में एक्सोस्फेयर। ये देखिए एक्सोस्फेयर। ओजोन होल अकर्स इन विच लेयर। भैया जहाँ पे ओजोन होगा जिस लेयर में, वहीं पे ओजोन होल होगा, तो स्ट्रेटोस्फेयर। फिर आते हैं, द टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट इन विच ऑफ दीज लेयर। कितना प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। द टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट, मतलब हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर डिक्रीज हो। तो अब आप इस क्वेश्चन को, ये मैंने बताया है, इसको खुद आप मार्क करिए कि किस किस लेयर में होगा। सेकंड वाले में, अच्छा आप लोग इसको करिएगा, कमेंट करिएगा। Which of these process traps the heat energy of the sun in the atmosphere and prevents the earth from becoming too cold at the night। अभी ये सब ये भी बताया है, कौन सा होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। फिर आता है असर्शन रीजन टाइप। देखो इसमें दो, एक असर्शन एक रीजन है। ओजोन इन द ट्रोपोस्फेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। तो भैया ओजोन ट्रोपोस्फेयर में कहाँ से आ गया भाई, ओजोन तो ट्रोपोस्फेयर में थोड़ी ना है, ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में है। तो ये स्टेटमेंट में ही गलत है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में ओजोन लेयर नहीं है। अभी हमने पढ़ा था ना, ये देखिए अभी हमने इसको पढ़ा था, कहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर हैज़ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। ये स्ट्रेटोस्फेयर था, ट्रोपोस्फेयर में ओजोन की कोई बात नहीं हुई है।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए तो ये फॉल्स हो गया। मिट्रियोस बर्न्स अप इन द मेसोस्फीयर, जाहिर सी बात है और सबसे कोल्डेस्ट लेयर यही थी, तो ये फॉल्स है और ये ट्रू है। अब ढूंढो जिसमें ए फॉल्स बोला हो, ए इज़ फॉल्स, डी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ये हो गया और ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट में हमको बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी।